नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेन सिंह आपके अपने चैनल राधे राधे एकेडमिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें 2010 के क्लास 10th के सेट अनसॉल्व का सेट पहले और दूसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन को। अब देखते हैं वही 2010 सेट पहला और क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तीसरे का जैसा कि दिया गया है तीसरे के का में। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 6q + r के रूप का धनात्मक पूर्णांक जहां q एक पूर्णांक है और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6m + r के रूप का भी होता है। इसको देखो, हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ समझेंगे। जैसे कोई संख्या दे रहा है 11, अगर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 2 10, 5 दूनी 10, कैरी बचेगा 1। या आपको ऐसे हो सकता है, 5 से अगर 12 को भाग दें तो 5 दूनी 10 बचेगा 2। अगर हम 5 से भाग देंगे 13 में तो आएगा 5 दूनी 10, ये भी बचेगा 3। अगर हम भाग देंगे 5 के 14 में तो आएगा 5 दूनी 10, आएगा 4। या हम भाग देंगे अगर 5 से 15 को तो आएगा 5 3 जा 15, ये आएगा 0। इसके बाद अगर हम फिर देंगे 5 का भाग 16 में तो 5 3 जा 15, फिर 1 आएगा। तो इसी प्रकार कैरी क्या होगा, अब फिर से वही रिपीट होने लगेगा, 1 2 3 4, फिर 0, फिर 1 2 3 4। इसका मतलब ये समझ में आया कि कभी भी जो शेषफल होता है वो कभी भी जिससे भाग दिया जाता है उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा होगा, ना तो उसके बराबर होगा और ना ही उससे बड़ा होगा। ये बात समझ में आई। और हमें पता है कि अगर हम इसका इसमें मल्टीपल कर दें, मतलब भाजक का अगर हम भाज्य का भागफल में मल्टीपल करके शेषफल को जोड़ दें तो जो हमारा आता है वो भाजक आ जाता है, वो भाजक प्राप्त हो जाता है। भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं। इसका मतलब डिवाइजर, इसका मतलब कोसेंट, इसका मतलब रिमाइंडर, इसका मतलब डिविडेंड। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। अब इसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6p + r इस फॉर्म में कोई संख्या दी गई। तो 6 हो गया जिससे हम भाग दे रहे हैं, कोशेंट हो गया, ये हो गया भागफल, क्यू दे रहा है, सॉरी 6q + r। तो क्यू हो गया जिससे भाग दे रहे हैं, शेष भागफल, और रिमाइंडर हो गया r। अब इसका हमें पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जो होता है, अभी बताया 5 के केस में कि हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो जिससे हम भाग देते हैं उससे हमेशा क्या होगा, हमेशा ही छोटा होगा। मतलब 0 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, उस संख्या से 1 डिजिट कम तक रहेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो इसका r होगा फर्स्ट केस में, जो r का मान होगा वो होगा 0। तब जो संख्या होगी वो होगा 6q + 0। सेकेंड केस में जो आपका r होगा वो होगा 1।
तब जो हमारी संख्या होगी वो होगी 6Q प्लस आर की जगह रख देंगे वैल्यू 1। इसी प्रकार थर्ड केस में जो आर होगा वो कितना होगा, वो होगा 2। तब संख्या जो होगी वो होगी 6Q प्लस 2, इस प्रकार आएगा। इसी प्रकार अगर फोर्थ केस देखें हम लोग, तो फोर्थ केस में देखते हैं तो आर बराबर लेंगे 3। तब संख्या हमारी आएगी, जो संख्या आएगी तब आएगी 6Q प्लस आर की जगह रख देंगे 3, तो 6Q प्लस 3। इसी के 5 केस देखेंगे, जब 5 केस की बात करेंगे तब आर बराबर जब लेंगे 5 केस में, तब आर बराबर होगा 4। तब जो संख्या होगी वो आ जाएगी 6Q प्लस 4। अगर हम इसी प्रकार 5 के बाद 6 केस देखें तो इस केस में आर बराबर जो होगा वो होगा 5। तब संख्या जो होगी वो आएगी 6Q प्लस 5। अतः संख्या सदैव इस स्थिति में 6Q प्लस आर के रूप में ही होगी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें और बैक करके फिर से देख लें। एक बार और समझा दे रहे हैं। अभी आप लोगों को बताया कि हमेशा जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जब भी जो रिमाइंडर आता है वो उस संख्या से हमेशा छोटा आता है। सेम वही कंडीशन होगी कि अगर ये 6Q प्लस आर है, ये अगर है जिसे हम भाग दे रहे हैं, तो ये जो होगा आर का मान जो होगा वो हमेशा इससे कम होगा। मतलब वो कहाँ से चालू होगा, 0 से 5 तक हो सकता है। अगर पूरी डिवाइड हो रही संख्या तो 0 आ जाएगा, शेष पर रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। अगर पूरी डिवाइड नहीं हो रही तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, लेकिन ना तो 6 हो सकता है और ना 6 से बड़ा हो सकता है। तब आर बराबर हो गया 0। तो संख्या अगर पहली केस में लेंगे तो आर बराबर 0, तब संख्या होगी 6Q प्लस आर की जगह वैल्यू रखी 0। इसी प्रकार आर बराबर 1 लेंगे सेकेंड केस में, तब आर की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसे कहाँ तक हो सकती है, 6Q प्लस 5 के रूप में हो सकती है। इस प्रकार संख्या सदैव 6Q प्लस आर के रूप में हो सकती है, में ही होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, यदि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य, क्वेश्चन नंबर जो खा है उसमें दे रहा है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य। इस प्रकार बना हुआ है। इसको हम ऐसे ना बना के इस प्रकार बना लेते हैं। दे रहा है चर, इसमें दे रहा है बारंबारता। चर मतलब होगा x, बारंबारता मतलब हो जाएगा f या xi, कुछ लोग लिख लेते हैं fi लिख देते हैं। हम निकालेंगे इसके बाद fi इंटू xi। x चर दे रहा है, 5 दे रहा है, 6 दे रहा है, 5 दे रहा है, 10 दे रहा है, 15 दे रहा है, 20 है और 25 है। ये दे रहा है 6p 6 10 5, ये है 25। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे क्योंकि fi xi याद करना है। तो 6 का 5 में गुणा करेंगे आएगा 6 पंचे 30, 10 का p में गुणा करेंगे आएगा 10p,
15 का 6 में गुणा करेंगे 15 6 का 90, 20 का 10 में गुणा करेंगे आएगा 200, 25 का 5 में गुणा करेंगे 25 पंचे 125। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये होगा सिग्मा FI। जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27 और प्लस का ये था P। ऐसे इसमें जब निकालेंगे तो इसमें जो निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे सिग्मा FI इंटू XI। ये क्या दे रहा है, ये जोड़ेंगे तो इसको 10P को तो पहले ऐसे ही लिख लो, प्लस इसको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे अगर 90 90 30 हो जाएंगे 120, 120 को 200 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 320, 320 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 420, 420 में 25 जोड़ेंगे आएगा 445। देख लीजिए सही जोड़ा है। 5 3 9 3 12 13 14 की 4 हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 कैरी 4। ठीक, इनका समांतर माध्य दे रहा है 15। जो समांतर माध्य है वो क्या दिया भैया, समांतर माध्य है 15 और समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI बराबर 15 के। सिग्मा FI XI हमारा कितना आया है 10P प्लस 445 बटे सिग्मा FI कितना आया है 27 प्लस P और ये बराबर दे रहा है कितने के 15 के। ये दे रहा है हमारा 15 के। ये हो गया 10P प्लस 445। 15 गुणा करेंगे 15 सत्ते 105 हासिल लगा 10, 15 दूनी 30, 30 10 40 प्लस 15P। ये दे रहा है 15P। 10 इस तरफ अगर हम जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा 10P। सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, ये दे रहा है 445। अब जब 445 दे रहा है इसकी तरफ हम किसको लेके आएंगे 405 को, 405 को लेके आएंगे माइनस के 405। 15 में 10 गए बचा 5P। 445 में 405 हटा देंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा। P बराबर 40 बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे P बराबर आ जाएगा 5 अट्ठे 40। तो हमारा P का मान कितना आ गया 8 आ गया हमारा P का मान। देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। इसके बाद देखते हैं तीसरे का गा नंबर क्वेश्चन। तीसरे के गा नंबर दे रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष दे रहा है -8, 4 -6, 6 -3, 9। ये दे रहा है त्रिभुज के शीर्ष। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा इक्वल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा इक्वल जो आएगा 1/2 x1 की जगह रखेंगे -8,
y2 की जगह रखेंगे 6, y3 की जगह रखेंगे 9 प्लस x2 की जगह रखेंगे -6। तो ये प्लस था, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। y3 दे रहा है 9, y1 दे रहा है 4 प्लस x3 दे रहा है -3। तो ये प्लस था, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। y1 की जगह रखेंगे 4, y2 की जगह रखेंगे 6। तो डेल्टा इक्वल 1/2 -8। माइनस के 9 में प्लस के 6 जाएंगे, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं तो इसलिए घट जाएंगे। तो माइनस के 9 में 6 जाएंगे, बचेगा माइनस का 3। 9 प्लस का 4 माइनस का, तो 9 प्लस में माइनस जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होते हैं, घटे जाते हैं। तो इनको दोनों घटा देंगे। 9 में 5 4 जाएंगे, क्या बचेगा 5 बचेगा -3। -6 प्लस 4 तो -6 में प्लस के 4 जाएंगे, क्या बचेगा माइनस के 2 बचेगा। डेल्टा बराबर 1/2, 8 त्रिक आ जाएगा 24, 6 पंचे आ जाएगा 30 और प्लस के 3 दूनी 6। डेल्टा इक्वल 1/2, ये 24 और 6 हो गए प्लस के 30 और ये माइनस के 30। फिर दोनों अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे, 30 में 30 घट जाएंगे, बचेगा 0। 0 को 1/2 में गुणा करेंगे, क्या आएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 16। इस प्रकार हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देख लीजिए आप। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद दे रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बाहरी वृत्त की उस जीवा की माप ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। ध्यान से देखना भैया। दे रहा है तीसरे का घ नंबर, 2 वृत्त दे रहा है। ऐसे क्या है, 2 वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय का मतलब जिसके केंद्र समान हो। उस जीवा की माप ज्ञात करना है जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करे। तो ये स्पर्श कर रही है अंदर वाले वृत्त को, ये होगी इसकी त्रिज्या। और जो दे रहा है सवाल में 3 सेंटीमीटर और ये होगी इसकी त्रिज्या बाहर वाले की, जो दे रहा है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया ए, ये हमने मान लिया बी, ये मान लिया सी। हमेशा याद रखना, जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह उस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक, लिखेंगे चूंकि क्या है, ओसी जीवा ए बी पर लंब है, अतः ए सी बराबर किसके होगा, सी बी के होगा। दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब इसके बाद लगा देंगे त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हो गया ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ओ ए जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 5 सेंटीमीटर, ए सी आपको पता नहीं है। ओ सी जो दे रहा है वो ओ सी कितना दे रहा है भैया, 3 सेंटीमीटर। ओ सी है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ए सी स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 25 माइनस 9 बराबर आ जाएगा ए सी स्क्वायर। अब देखेंगे 25 में 9 जाएंगे, कितना बचेगा 16। ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 60। तो ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ए सी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, जीवा ए बी की माप। अब ये हमें पता है कि ये यहाँ तक आधी है तो ये भी आधी होगी, मतलब इसका अगर हम 2 गुना कर दें तो ये पूरा आ जाएगा। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे 2AC, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे
2AC मतलब इसका 2 गुना, तो 2AC बराबर हो जाएगा AB और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्लियर? नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, उसके बाद आसानी से आप आराम से नोट कर लीजिए कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 का नंबर कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रहा है ए जो है वो है 3,1, बी जो दे रहा है वो बी दे रहा है हमें 12, -2 और सी जो है वो है 0,2। ये बताना है कि ये किसी त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। अब देखो इसके लिए क्या है, त्रिभुज अगर कोई दे रहा है कि त्रिभुज की कोई भुजाएं दी गई हैं, जैसे ये ABC है, तो त्रिभुज में हमेशा याद रखना कि इन्हीं 2 भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा के से बड़ा होता है। जैसे किसी भी त्रिभुज में सदैव जो AB + BC होगा वो क्या होगा, AB + BC जो होगा वो CA से बड़ा होगा, BC + जो CA होगा वो AB से बड़ा होगा, और जो CA + AB होगा वो BC से बड़ा होगा। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब तो क्या है, त्रिभुज है। अगर कोई भुजाएं दे रहा है और अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं हो सकता। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उससे आपको मतलब नहीं है। बस आपको ध्यान ये देना है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग जो होना चाहिए वो तीसरी भुजा के से बड़ा होना चाहिए, तभी वो भुजाएं मिलकर किसी त्रिभुज का निर्माण कर सकती हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें भुजाएं निकालना चालू कर लेंगे। मतलब AB निकालेंगे, तो AB का मतलब क्या हो गया, A से B के बीच की दूरी, और दूरी का फार्मूला जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल √x1 दे रहा है 3 - x2 दे रहा है 12, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं AB की, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 दे रहा है 1, y2 दे रहा है -2, तो हो जाएगा माइनस पहले से लगाया तो प्लस के 2 का स्क्वायर। AB इक्वल हो जाएगा 12 में 3 जाएंगे बचेगा 9, माइनस के 9 का स्क्वायर, 2 1 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो AB बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, ये आ जाएगा। तो AB बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 90 को लिख सकते हैं 9 × 10। 9 जो वर्गमूल होता है वो होता है 3 का, तो ये आएगा इतना। तो AB की हमारी माप आई वो आई 3√10, ये आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, AB तो आ गया, BC निकालेंगे इसी प्रकार, फिर वही फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल x1 y1 ये x2 y2 है, x1 दे रहा है 12 और -0 का होल स्क्वायर, y1 दे रहा है -2 और ये दे रहा है -2 का होल स्क्वायर। BC इक्वल 12 आ गया, 0 घटाएंगे यही रहेगा, -2 जुड़ के -4 का स्क्वायर। तो BC इक्वल आएगा √12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 144 में 16 जोड़ेंगे आएगा 160। 160 को लिख सकते हैं 16 × 10
बराबर आ जाएगा 16 जो वर्गमूल है वो 4 का है 4√10। तो BC जो हमारा आया वो आया 4√10, ये BC आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, CA निकाल लेंगे। CA फिर वही फार्मूला, बीच की दूरी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जो CA आएगा वो आएगा x1 कितना दे रहा है CA, तो C है ये 0 माइनस x2 होगा 1 3 क्योंकि x2 है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दे रहा है 2 माइनस y2 कितना दे रहा है 1 का होल स्क्वायर। तो CA बराबर निकालेंगे -3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, ये बचेगा 1 का स्क्वायर 1, तो CA क्या आ गया √10 CA आ गया। अब वही कंडीशन चालू करेंगे क्या कि किन्हीं दो भुजाओं का योग जोड़ेंगे और देखेंगे क्या तीसरी भुजा के योग से बड़ा है। तो पहले हमने देखा AB प्लस BC बराबर, तो AB प्लस BC क्या आया है, AB देखा, AB दे रहा था 3√10 प्लस, या ऐसे पहले डायरेक्ट चेक कर लेंगे दो को जोड़ के, AB और BC जोड़ेंगे तो AB दे रहा है 3√10 और ये दे रहा है 4√10, जोड़ेंगे देखेंगे कितना आ गया 4 3 7 7√10, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा। फर्स्ट चीज़ तो सही हो गई। फिर इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे 4 और 1 5, ये होगा 4 और 1 5 हो जाएगा, लेकिन ये 3 है तो ये इससे कम आ जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि CA प्लस BC बराबर आ गया, CA है √10, ये है 4√10, आया क्या 5√10। तो CA प्लस BC जो आया वो क्या आया, लेस देन आया AB के, अतः यह क्या है, ये बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है दोबारा से बैक करें, वीडियो को आराम से देखें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के खा की, जो कि दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा, कह रहा है सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। इसका LHS लेंगे। LHS दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक जो होता है वो उल्टा होता है कॉस का, मतलब 1/सेक होता है कॉस थीटा, स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। और सर्व समीका में बताया गया है होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और यही बराबर लाना है RHS में। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 के गा में कह रहा है 10 मीटर लंबी एक डोरी से एक पतंग की 36 समतल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डोरी समतल से 60 अंश का कोण बना रही।
तो डोरी की लंबाई दे रहा है, और जो डोरी की लंबाई दे रहा है वो दे रहा है 100 मीटर। हाँ ना, लंबाई दे रहा है 100 मीटर। इसके बाद कह रहा है 36 से बड़ा कोण, वो दे रहा है 60। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। पतंग हमेशा जब उड़ती है तो वो तिरछा उड़ती है, तो इसलिए ये क्या होगी, डोरी की लंबाई 100 मीटर। और जो 36 के साथ ये होता है, 36 ये होता है ऊर्ध्वाधर, तो 36 के साथ जो ये कोण बना रही है वो कितने अंश का बना रही है, 60 अंश का। इनको नाम दे दो। इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमसे कह रहा है कितनी ऊंचाई पर है, 36 तल से कितनी ऊंचाई पर, या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है। तो इसमें हम लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 60। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसलिए tan न लगा के हम उन सब संख्याओं को वैसी कोई राशि लगाते हैं साइन कॉस tan में जिसमें एक चीज़ दी गई और एक ज्ञात करना हो। तो चूंकि हमें ये लंब दे रहा है और कर्ण दे रहा है, लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है, तो इसलिए हम लगाएंगे क्या, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा का मान होता है √3/2 बराबर आ गया BC/100। 2 से इसको काट देंगे, 50 आएगा। BC इक्वल जो आएगा वो आएगा 50 √3, इतने मीटर। इस प्रकार इसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अगर इसमें रूट में नहीं दे रहा है आंसर तो दशमलव में देगा। √3 का मान पता होगा 1.732। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो ये 0 0 बना रहेगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 7 35, 5 7 35 आएगा, 35 1 36, 5 1 5 3 8। कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 86.6 मीटर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 का घ नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, दिया हुआ है एक गोले का वक्र पृष्ठ दे रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमने माना त्रिज्या जो है गोले की वो है स्मॉल r। गोले का वक्र पृष्ठ दे रहा है, और वक्र पृष्ठ जो दे रहा है वो दे रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दे रहा है गोले का वक्र पृष्ठ। गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4πr² बराबर 616। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² 616। तो r² बराबर जो आएगा वो आएगा 616 इंटू 7, इस तरफ डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगा मल्टीपल में। ये दोनों मल्टीपल में हैं तो काय में हो जाएंगे, डिवाइड में। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, 4 चौको 16। 22 से काटेंगे, 22 से 7 बार जाएगा तो r² बराबर आ गया 7 इंटू 7, r² बराबर 7 का स्क्वायर, तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई। क्लियर।
जिसको समझ में ना आए बता चुके हैं, वीडियो को पॉज करेंगे, बैक जाएंगे, फिर उसके बाद वो प्ले करेंगे, दोबारा देखेंगे, समझ में ज़रूर आएगा। 1-2 बार रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद चौथे के घा में एक अथवा क्वेश्चन दिया गया है। 4 के घा का अथवा, इसमें दे रहा है कि एक वृत्त है, इस प्रकार एक सर्कल बना हुआ है, इसमें स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा है। इसको क्या बोलते हैं? जो छेद करके जा रही है इसको छेदक रेखा, जो स्पर्श कर रही वो है स्पर्श रेखा। ये है P, ये है A, ये है B और यहाँ पे दे रहा है T। ये है 5 सेंटीमीटर, ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रहा है x सेंटीमीटर। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा जो दे रहा है वो दे रहा है PB और ये दे रहा है x+3 और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रहा है PT बराबर, ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं, फार्मूला लगाएंगे, PT का जो स्क्वायर होगा वो होगा PB इंटू PA। PT स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, PB होगा x+3 और ये हो जाएगा 3, ये आ गया 25, 3x+3 त्रिक 9 इस तरफ आएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, 3x इक्वल हो जाएगा, जब 25 में 9 जाएंगे बचेगा 16, तो x बराबर आएगा 16/3। 3 से x को डिवाइड करेंगे 53/15, हासिल बचे कैरी आया 1/3, इतने सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो पहला वीडियो था उसमें पहला और दूसरे के सभी क्वेश्चन थे, ये दूसरा वीडियो है, इसमें तीसरे और चौथे के सभी क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार आगे वीडियो आते रहेंगे, आप लोगों का बस प्यार और सहयोग बना रहे। इसी के साथ टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।